शादी के जोड़े में कविता अपना पहला कदम ससुराल में रख ही रही थी, तभी उसकी सास ने कहा, बहू जल्दी से पैर रख और सीधा किचन में जा, मेहमानों के लिए चाय बनाना है। सरिता की यह बात सुन के सबको बहुत बुरा लगा। इस पे कविता के ससुर ने कहा, अरे ओ भाग्यवान, अभी तो बहू ने ससुराल में कदम भी नहीं रखे और अभी से तुम उसे रसोई में भेज रही हो। उसे थोड़ा आराम तो कर लेने दो। हाँ माँ, बाबूजी सही कह रहे हैं। अभी अभी तो कविता इस घर में आई है, थोड़ा आराम तो कर लेने दीजिए। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहू तू जाके चाय बना दे मेहमानों के लिए। इधर कविता थकी हुई चाय बनाने किचन में आ जाती है। वो सबके लिए चाय बना देती है। फिर वो अपने कमरे में आ जाती है। मुझे माफ कर दो कविता, मैं माँ को रोक नहीं पाया। तुम्हें घर में आते ही किचन में जाके काम करना पड़ा। पता नहीं माँ ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। अरे कोई बात नहीं जी, जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ। इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने और पापा जी ने माँ को रोकने की कोशिश की तो थी, इसीलिए आप माफी मत मांगिए। तभी किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। दोनों भागते हुए बाहर की ओर जाते हैं। अरे कोई बचाओ, मुझे बचाओ। सरिता बेहोश हो जाती है। दोनों वहां पहुंचते हैं और पानी का छींटा देके उसे उठा देते हैं। माँ जी बेहोश क्यों हो गई थी? वो माँ ने छिपकली देख लिया था। माँ छिपकली से बहुत डरती है ना, इसीलिए वो बेहोश हो गई थी। क्या कहा? छिपकली से डरती है माँ? इतनी बड़ी होके छिपकली से डरती है? ये भी कोई डरने वाली बात है क्या? इसके बाद कविता उस छिपकली को अपने हाथों में पकड़ लेती है और उसे खिड़की से बाहर बहुत दूर फेंक देती है। एक दिन सरिता की सहेली और उसका पूरा परिवार उसके यहाँ खाने पे आता है। कविता सबका बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करती है और खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना के देती है। सब खाना खा लेते हैं। कविता बहू इधर आओ, ये तुमने कैसा खाना बनाया है? सब्जी ऐसे बनती है क्या, जिसमें ना मसाले का पता है ना नमक का? अपने मायके से यही सीख के आई हो क्या? सारे मेहमान एकदम चौंक के सरिता को देखते हैं, क्योंकि खाने में नमक मसाला सब बराबर होता है और खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। घर की सारी जिम्मेदारियां सरिता कविता को सौंप देती है। घर का सारा काम कविता करती है, यहाँ तक कि बाहर से सब्जी लाना, राशन लाना, सब कुछ कविता ही करती है। अच्छा हुआ जो मुझे किसी ने ये गिराते हुए नहीं देखा। अब मैं जल्दी से इसे साफ कर देती हूँ। लेकिन खाने के बाद जब सब दूध मांगेंगे तो मैं कहाँ से ला के दूंगी? तब तो सबको पता चल ही जाएगा, क्योंकि खाने के बाद सबको दूध मैं ही तो देती हूँ। कुछ और सोचना पड़ेगा। अरे ओ बहू इधर आ। क्या हुआ माँ जी, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? ऐसा क्या हो गया जो आप इतना चिल्ला रही हैं? सारा दूध गिरा के क्या हो गया पूछ रही है तू? तू मेरे घर को आग लगाने आई है क्या? बता मुझे। अरे माँ जी, लेकिन मैंने ये दूध कब गिराया? मैं तो दूध यहाँ रख के कमरे में चली गई थी कोई जरूरी काम के लिए। मैं कसम खा के कहती हूँ माँ जी, मैंने नहीं गिराया ये दूध। मैं तो अपने कमरे में थी। तू झूठ मत बोल अपने बचाव के लिए। मैं सब जानती हूँ, ये दूध तूने ही गिराया है। ऐसे ही जबरदस्ती वो अपना गलती उसके ऊपर लगा देती है और सबके सामने उसे बेइज्जत कर देती है। ऐसे ही दिन बीतता चला जाता है। ऐसे ही रोज सरिता कविता को किसी न किसी बहाने डांटते रहती है, सुनाती रहती है और सबके सामने बेइज्जत करती रहती है। यहाँ तक कि अपनी गलतियों को भी उसके सर मढ़ देती है। इस सब से कविता परेशान हो जाती है। ये माँ जी को पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है, रोज किसी न किसी बहाने मुझे डांटती रहती है। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे वो मुझसे डरे? वो छिपकली से डरती है, अगर मैं छिपकली बन जाती तो वो मुझसे भी डरती। काश मैं छिपकली हो जाती। फिर एक दिन वो हमेशा की तरह बाजार जाती है सामान लेने के लिए। वह बाजार से लौट रही होती है, तभी उसे रास्ते में एक घायल बिल्ली दिखाई देती है। वो उस बिल्ली को उठा के अपने गोद में सुला लेती है और उसका मरहम पट्टी कर देती है। साथ ही वह उसे बाजार से लाए सारे फल खिला देती है। फिर वो बिल्ली एक इच्छाधारी नागिन के रूप में आ जाती है
और कविता के सामने खड़ी हो जाती है। कविता को कुछ समझ नहीं आता। तभी कविता कहती है, आप कौन हैं और एक बिल्ली से इच्छाधारी नागिन में बदलना? मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तब वो इच्छाधारी नागिन कविता से कहती है, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। मैं यहाँ इंसानियत का परीक्षा लेने आई थी। यहाँ से बहुत लोग गुजरे लेकिन मेरा कोई मदद नहीं किया, लेकिन तुमने मेरा मदद किया। यहाँ तक कि अपने सारे फल मुझे खिला दिए। तुम परीक्षा में पास हुई और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम्हारी सास तुम्हें बिना कोई गलती के रोज किसी न किसी बहाने से सुनाती रहती है और वो अपनी गलतियाँ भी तुम्हारे मत्थे मढ़ देती है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे सास की वजह से बहुत मुश्किल में गुजर रही है, तो तुम मुझसे जो मांगना चाहो वो मांग सकती हो। क्योंकि तुम इस परीक्षा में पास हो गई हो, तो तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं परेशान हो गई हूँ। अगर मैं एक छिपकली हो जाती तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाती, क्योंकि उससे मेरी सासू माँ मुझसे डरने लगती। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें छिपकली बना सकती हूँ। तुम्हें जब भी छिपकली बनना हो तो तुम अपने मन में 3 बार सोच लेना कि मैं एक छिपकली हूँ, मैं एक छिपकली हूँ, मैं एक छिपकली हूँ। और जब भी तुम्हें इंसान रूप में आना हो तो तुम 3 बार बोल देना, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक इंसान हूँ और मैं एक इंसान हूँ। इतना कह के वह इच्छाधारी नागिन उसे शक्तियाँ दे देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर कविता भी घर आ जाती है। क्यों महारानी, आ गए तुम? बाजार में सब्जियाँ लेने गई थी या उगाने गई थी? क्यों री, तुझे इतना देर क्यों हुआ? क्या कर रही थी बाजार में तू? मेरे चाय पीने का टाइम हो गया है, मैं कब से इंतजार कर रही थी चाय का। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और चाय देने के बजाय तू बाजार में घूम रही है, मस्ती कर रही है। क्यों री, क्या कर रही थी इतना देर बाजार में? आने दे सबको, मैं तेरी शिकायत करती हूँ। मैं बाजार घर के लिए सामान लाने ही गई थी, घूमने नहीं गई थी। और मुझे आने में थोड़ी देर क्या हो गई, आप मेरी गलतियाँ निकालना शुरू कर दी। मैं घर का काम करने ही गई थी बाजार, तो अगर आपको लेट हो रहा था तो 1 कप चाय बना के नहीं पी सकती है क्या आप? सब कुछ मैं ही करूँ क्या? कविता ने सरिता को कभी भी उलट के जवाब नहीं दिया था, लेकिन ये पहला दिन था जब कविता ने सरिता को उल्टा जवाब दिया। इससे सरिता आग बबूला हो गई। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे जवाब दिया, रुक कभी तुझे बताती हूँ मैं। सरिता बहुत गुस्से में आग बबूला हुए कमरे में गई और वहां से एक डंडा उठा के ले आई और उस डंडे से उसने कविता को बहुत पीटा। आज तक उसने सिर्फ डांटा था, लेकिन आज उसने हाथ भी उठा लिया। इससे कविता को बहुत गुस्सा आया और वो तुरंत 3 बार अपने मन में सोच के छिपकली के रूप में आ गई। अपनी बहू को छिपकली में बदलता देख सरिता की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो बहुत डर गई और भागने लगी। उसके पीछे पीछे कविता भी छिपकली के रूप में उसका पीछा करने लगी। अरे कोई बचाओ मुझे इस छिपकली बहू से। सरिता ने डर के मारे खुद को कमरे में बंद कर लिया। इधर कविता छिपकली रूप में दरवाजे के बाहर सरिता का इंतजार करती रहती है। इधर सरिता डर के मारे अपने ही कमरे में बेहोश हो जाती है। बहुत देर हो जाती है, सरिता कमरे के बाहर नहीं आती है। तभी कविता सोचती है, इससे पहले कोई आ जाए, जल्दी से अपने रूप में आ जाती हूँ। और वो इंसान के रूप में आ जाती है। सुनिए जी, पता नहीं माँ जी को क्या हो गया है, खुद को कमरे में बंद करके बैठी हैं सुबह से। पहले तो उनका आवाज भी आ रहा था, अब तो कोई आवाज भी नहीं आ रहा। इतना सुन के सब घबरा जाते हैं और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। आखिरकार दरवाजा टूट ही जाता है और वो लोग अंदर जाके सरिता को पानी छीट के जगा देते हैं। लेकिन अभी भी सरिता बहुत डरी हुई, सहमी हुई, सदमे में होती है। इस घटना के बाद अब वो कविता को सताना छोड़ देती है, बल्कि वो कविता से इतना डर जाती है कि जब कोई घर में नहीं रहता है तो वो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलती है और कविता के सामने ही नहीं जाती है। इस सब के बाद कविता की लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। अब वो बिना कोई रोक टोक के अपना काम अच्छे से करती है और अच्छी जिंदगी बिताती है। बिना कोई क्लेश किए घर को बहुत अच्छे से संभालती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें छोटा समझ के किसी को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि सबका टाइम एक ना एक दिन आता ही है।
यहीं पे इस कहानी की समाप्ति हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको सीख मिल सके। राम राम।